हेलो फ्रेंड्स, एक और मजबूत कंपनी का आईपीओ आ चुका है। कंपनी का नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज ग्रुप को ऑलमोस्ट हर कोई जानता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है एंड ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। आईपीओ का डिटेल समझने से पहले एक बार ये फाइनेंसिंग कंपनियों का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। नॉर्मली इनका काम क्या होता है कि पैसा उधार लो एंड जिन लोगों को पैसा चाहिए उसको पैसा दो, लेकिन किस पर्पस के लिए? हाउसिंग के लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए, उसके लिए आप उनको पैसा दो एंड बीच का जो मार्जिन है वही जो है इनके लिए वैल्यू एडिशन होता है। ठीक है, अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है वो 100% बजाज फाइनेंस की सब्सिडरी है और ये पैसा उठाती है अक्सर बजाज फाइनेंस से और भी अलग अलग जगह से, चाहे वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो, मार्केट में हो, अलग अलग जगह से ये पैसा उठाते हैं। इवन हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से भी ये पैसा उठाती है एंड फिर लोगों को हाउसिंग के लिए लोन देती है, घर बनाने के लिए। तो यहां पे जो होता है ना, एनपीए ऐसे केस में बहुत कम होता है। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि अगर मैंने 100 रुपए किसी को दिया है तो वो सच में पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, एंड आएगा तो विथ इंटरेस्ट वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो एनपीए जो होता है वो हाउसिंग कंपनियों का अक्सर बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि ये एक सिक्योर्ड एसेट होता है। सिक्योर्ड एसेट का मतलब क्या? जैसे आपने कभी अगर घर का लोन लिया हो, होम लोन, तो वो जो घर होता है वो उसका जो मेन पेपर है वो बैंकों के पास होता है। तो ये सिक्योर्ड एसेट हो गया कि अगर गलती से आप पैसा नहीं दे पाए तो कम से कम घर तो बैंक के पास है। तो उस केस में ऐसा नहीं होगा कि बैंक का पूरा लॉस हो जाएगा कि भाई मैंने इसको 1 करोड़ लोन दिया था इनको और इन्होंने मुझे कुछ वापस भी नहीं दिया और मेरे पास कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। बट हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के बारे में अगर देखोगे तो चूंकि उनके ज्यादातर एसेट्स सिक्योर्ड है, किसी एसेट के अगेंस्ट है, तो ऐसे केस में एनपीए बहुत ही कम हो जाता है। नॉर्मली सबसे कम एनपीए हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का होता है। उसमें भी इस कंपनी का जो एनपीए है वो एकदम ही कम है एंड पिछले 7 सालों में इतनी तेज इन्होंने ग्रोथ दिखाई है कि एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, जितना एसेट ये मैनेज कर रहे हैं उसके लेवल पे अगर देखोगे तो ये सेकंड लार्जेस्ट है। आई थिंक नंबर 1 एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है। बट जिस रफ्तार से ये ग्रोथ कर रहे हैं पिछले 7 साल में वो बहुत ही कमेंडेबल है। मतलब इतना आसान नहीं है कि इतना तेजी से ग्रो करना, और वैसे केस में जहां पे इतना ज्यादा कंपटीशन है, ऐसा तो है नहीं कि इस स्पेस में कंपटीशन ही नहीं है, कंपटीशन बहुत हाई है। कई सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, इवन बैंक्स भी तो हाउसिंग फाइनेंस करते ही हैं। बहुत सारे बैंक है, चाहे छोटे बैंक हो बड़े बैंक हो, हर बैंक होम लोन देना चाहता है। क्यों? एक तो ये सिक्योर्ड है, आप एसेट के अगेंस्ट लोन दे रहे हो। दूसरा, अगले 20 साल तक एक इनकम सोर्स आता रहेगा, धीरे धीरे पैसा आता रहेगा। तो एक बार आपको कोई क्लाइंट मिल गया, अगले 20 ईयर्स के लिए वो लॉक इन हो जाता है। तो इसीलिए ये एक बहुत ही अच्छा स्पेस माना जाता है। इसमें बहुत कंपटीशन है और इतने कंपटीशन होने के बावजूद भी अगर ये 7 साल में इतनी फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं तो ये तो फिर बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो ये कंपनी के बारे में अच्छी बात है। बाकी अगर और भी आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो इनका डीआरएचपी है, उसको भी एक बार देखते हैं। देन आईपीओ डिटेल के बारे में ऑफ कोर्स हम लोग जाएंगे ही जाएंगे। तो ये रहा कंपनी का डीआरएचपी। बाकी इसमें काफ़ी बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज है। अब इनका लोन कहाँ जाता है वो एक बार देखते हैं। तो अगर आप देखोगे 2022, 23, 24 तो ज़्यादातर लोन जो गया है वो सैलरीड लोगों को गया है। पहले 90% तक लोन जो है जाता था वो सैलरीड लोगों को जाता था, अब 87% तक सैलरीड लोगों को जा रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड को 4% जा रहा है। नॉन प्रोफेशनल कस्टमर, सेल्फ एम्प्लॉयड लेकिन नॉन प्रोफेशनल, उनको भी अभी इन्होंने ज़्यादा देना चालू किया। पहले वो बहुत कम था 5%, वो बढ़ के हो गया 8%। तो ये मिक्स है। अब इसमें भी 90% तो ऑलमोस्ट 85+% तो ऑलमोस्ट सैलरीड के पास है, विच इज अगेन अ सिक्योर्ड सेगमेंट, क्योंकि सैलरीड सेगमेंट को सबसे सिक्योर्ड सेगमेंट माना जाता है कि उनका ईएमआई आराम से चलता रहता है एंड जिसकी सैलरी आ रही है उसका पूरा डेटा भी अवेलेबल होता है कि कितना इनकम आ रही है, किस तरह का काम कर रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट इज इनका जो मार्जिन है वो कितना बना पाता है। तो ये इनका जो मार्जिन है वो लगभग 4% के आसपास बनता है, 4.1% के आसपास ये मार्जिन बनाता है। यानी कि अगर इन्होंने 6% पे पैसा उठाया है, 10% पे पैसा दिया है, तो यहाँ पे आप एक 4% का मार्जिन मान के चलो, विच इज़ गुड मार्जिन। अगर आप 4% का मार्जिन इतने
सिक्योर एसेट क्लास पे बना रहे हो तो ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा। इसमें और भी काफ़ी सारा डेटा है। इसके अलावा फ्रॉड केसेस वगैरह तो बहुत ही कम है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। इनका प्रेजेंस कहाँ पे है? अगर आप देखेंगे इनका प्रेजेंस जो है मेजरली वो आता है महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तेलंगाना में। तो डबल डिजिट प्रेजेंस जो है 31% महाराष्ट्र से बिजनेस आ रहा है, 23% कर्नाटका से, 14% अराउंड तेलंगाना से। बाकी और भी प्लेसेस है बट वो थोड़ा थोड़ा कम है। न्यू दिल्ली से भी अच्छा खासा आता है, गुजरात है, न्यू दिल्ली भी 8% का लगभग कंट्रीब्यूट करते हैं इनके बिजनेस में। तो इससे आपको ये आइडिया आता है कि इनका प्रेजेंस कहाँ पे है ना। वैसे तो ये ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंट है बट ये इनका मेजर चंक है। टॉप 5 में ही देखोगे तो 85% है, यानी इसके अलावा और भी पूरा स्पेस पड़ा हुआ है इनको ग्रोथ करने के लिए। जैसे कि हम देख रहे थे AUM वाइज दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट, विच इज वेरी गुड कि अगर 7 साल में आप सेकेंड लार्जेस्ट बन पाते हो, वो भी ऐसे स्पेस में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। NPA का जो हम बात कर रहे थे, अगर आप इनका ग्रॉस NPA नेट NPA भी देखते हो तो होम लोन एक डायरेक्ट नेट NPA पे आते हैं। होम लोन वाइज 0.1% विच इज़ लाइक ना के बराबर। तो होम लोन में जाहिर सी बात है सिक्योर्ड एसेट है तो ना के बराबर ही होना चाहिए। देन उसके बाद लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है 0.26%, देन रेंटल डिस्काउंटिंग वगैरह कुछ है, एंड देन डेवलपमेंट फाइनेंसिंग एंड अदर्स। तो ज़्यादातर अच्छा एक चीज़ में ये भी है 60-65% जो है पैसा वो हाउसिंग के लिए ही जाता है, एंड बचा हुआ 35% पैसा जो है वो मिक्स हो सकता है किसी कंस्ट्रक्शंस के लिए एंड अदर चीज़ों के लिए भी जा सकता है, बट मैक्सिमम होम लोन के लिए ही है। तो NPA वाइज तो दे आर लाइक मैजिकल, बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। इनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या है, क्योंकि ये पैसा देखो डिपॉजिट तो ले नहीं रहे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो पैसा कहीं से तो ये उठाएंगे। ज़्यादातर पैसा वैसे बजाज फाइनेंस से उठाता है, बट इनका जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो है 7.5% के आसपास। यहाँ पे देखो 2022 में था 6%, देन 6.5% हुआ 2023 में, 2024 में हुआ लगभग 7.5%, और 7.5% पे ये पैसा उठा रहे हैं और लगभग 12%, 13% या 11% के आसपास लोन दे रहे हैं। तो उसके बीच का जो मार्जिन है दैट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन, इसी को निम्स भी कहते हैं। अगर आपको इस कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर बजाज ग्रुप का समझना है, क्योंकि एक बजाज ग्रुप की कंपनी है और बजाज ग्रुप की कई सारी कंपनियां लिस्टेड है, सबसे एक बड़ा बेनिफिट तो यही है कि एक ट्रस्टेड ब्रांड है, तो ऐसा नहीं कि कुछ एकदम नया ही आ रहा है। इसमें बजाज ऑटो है, ठीक है, टॉप लेवल पे तो बजाज होल्डिंग इनकी एक कंपनी है, उसके अंदर 3 कंपनियां हैं, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो एंड महाराष्ट्र स्कूटर। बजाज महाराष्ट्र स्कूटर भी आई थिंक एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ही है, तो ये अभी वर्क नहीं करती है, बट ये लिस्टेड है यहाँ, मतलब इसमें कोई ऐसा डायरेक्ट वर्क नहीं हो रहा है इनसाइड। अब बजाज फिनसर्व के अंदर बाकी सब लिस्टेड है, कौन कौन? बजाज फाइनेंस, बजाज अलायंस, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस, एक जनरल इंश्योरेंस है, एक लाइफ इंश्योरेंस है, एक उसके बाद बजाज फिनसर्व डायरेक्ट लिमिटेड, हेल्थ, एसेट मैनेजमेंट, एंड बजाज फाइनेंस के अंदर बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एंड बजाज फाइनेंस सिक्योरिटीज लिमिटेड। बजाज फाइनेंस के अंदर ये कंपनियां आती हैं। तो ये स्ट्रक्चर है बजाज ग्रुप का। अब आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ पे एग्जैक्टली बजाज हाउसिंग बिलोंग करती है, तो ये बजाज फाइनेंस की ही पार्ट है। बाय द वे, जो लोग IPO अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप बजाज फाइनेंस के शेयर होल्डर हो तो शेयर होल्डर्स के लिए भी एक अलग से कोटा रखा गया है कि अगर आप बजाज फाइनेंस के शेयर होल्डर हो तो आपका एक इन्होंने थोड़ा सा कोटा रखा हुआ है साइड में, कि अगर कोई उसमें से अप्लाई कर रहा है तो हो सकता है उसके लगने के चांस बढ़ जाए। एवरेज टिकट साइज भी इन्होंने बता रखा है, लगभग 45 लाख 50 लाख के आसपास एवरेज टिकट साइज है जो ये लोन देते हैं। इनकी जो रेटिंग है वो भी बहुत अच्छी है, AAA स्टेबल, जो कि बहुत ही बढ़िया है। रेटिंग का मतलब होता है कि जिस तरह के लोन आप दे रहे हो, जिस तरह के लोन आप बोरोइंग्स आप कर रहे हो, जिस तरह की चीज़ें आप जो भी कर रहे हो फाइनेंस लेंडिंग स्पेस में, उसकी रेटिंग की जाती है कि आप लो क्वालिटी काम कर रहे हो, हाई क्वालिटी काम कर रहे हो, तो उस हिसाब से AAA सबसे बढ़िया माना जाता है। तो इनकी AAA रेटिंग है। वैसे तो मैंने देखा सबकी भी अच्छी है, जो दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उनकी भी अच्छी रेटिंग है, ऐसा नहीं है कि उनकी खराब रेटिंग है, बट ग्रोथ के साथ, इतनी हाई ग्रोथ के साथ, इतना लो NPA के साथ रेटिंग मेंटेन करना विच इज़ लाइक वेरी गुड। कंपटीशन के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया कि ये हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में है, उसके बावजूद अगर ग्रो कर पाए हैं तो आई थिंक कंपटीशन इन्होंने बीट कर लिया है। टोटल इस कंपनी में लगभग 2300 एम्प्लॉई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। मार्केटिंग की बड़ी टीम है, और उसके बाद फिर क्रेडिट, रिस्क, ऑपरेशन, सपोर्ट, बाकी सब स्मॉल टीम है। सबसे बड़ी टीम जो है वो है मार्केटिंग की ही है। जाहिर सी बात है,
बाहर जा कर के मार्केटिंग ही करना है। कि सैलरीड को जैसा हम देख रहे थे कि 87% 2024 के हिसाब से 87% सैलरीड है, एंड देन सेल्फ एम्प्लॉयड है, एंड देन नॉन प्रोफेशनल्स हैं। इसमें भी सिविल स्कोर देखो कैसा देखा जा रहा है, 750 के ऊपर है, तो 75% लोगों को इन्होंने लोन दिया जिनका सिविल स्कोर 750 के ऊपर है। यानी ये बता रहे हैं कि जिस तरह का हम लोन दे रहे हैं बहुत सारा चीज़ चेक करने के बाद, डेटा एनालिटिक्स करने के बाद ही कर रहे हैं। एंड देन सिविल स्कोर 650 to 750 में 21% है, एंड 650 के नीचे कोई है ही नहीं, लगभग 1%। यानी कि बहुत स्टेबल पैसा इन्होंने दिया हुआ, इसलिए आई थिंक वो रेटिंग जो है वो काफ़ी हाई है। इन्होंने यहाँ पे रेटिंग को भी अलग अलग पूरा तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, किस तरह के इनके जो कमर्शियल पेपर्स हैं या जो बॉन्ड्स हैं उनकी क्या रेटिंग है, तो वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि अच्छी खासी उसकी रेटिंग है। बाकी इन्होंने रिजल्ट्स पूरा यहाँ पे डिस्प्ले किया है कि 2024 कैसा रहा, इंटरेस्ट से इनकम कितना आया, फीस एंड कमीशन कितना आया, बाकी सारी चीज़ें हैं। और इसमें लगातार ग्रोथ है। अब देखो 2023 में जो भी इनकी इनकम थी, 2024 में जो भी इनकम है, उसमें लगभग 30% 35% के आसपास की ग्रोथ है, विच इज़ वेरी 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 गुड। अगर ये ग्रोथ मेंटेन करते हैं तो इसी ग्रोथ की वजह से आई थिंक ये थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन भी चार्ज करेंगे, जाहिर सी बात है। बट दैट इज़ आई थिंक कंसिडरेबल कि आप जब बहुत फास्ट ग्रोथ कर रहे हो तो आप जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रीमियम चार्ज करोगे ही करोगे। इसीलिए इनका जो आईपीओ है वो सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा होगा भी, और खुलेगा भी अच्छे खासे गेन पे, यानी लगभग 60-70% का गेन भी हो सकता है जिस हिसाब से ये कंपनी आ रही है। अब ये इंडस्ट्री क्यों ग्रो कर सकती है वो भी एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी डेटा इन्होंने दिया हुआ, उस डेटा को मैं आपके साथ यहाँ पे पढ़ने के लिए ट्राई करूँगा। एंड ये DRHP आपको भी पढ़ना चाहिए अगर आप जेन्युइनली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो या फिर पूरे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को समझना चाहते हैं, तो ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। जैसे अभी हमारी जो करंट ग्रोथ रेट है यहाँ तक लगभग 6-7% के आसपास मेंटेन है, और यही हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे हम 6-7% से आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। ये हमारी GDP ग्रोथ है। उसके ऊपर आप अगर इसको कंपेयर करोगे बाकी सारी कंट्रियों से तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया ही सबसे फास्टेस्ट प्लेस होने वाला है ग्रोथ करने वाला। तो ऐसे केस में ये हमें डेफिनेटली बेनिफिट देगा वेल्थ क्रिएशन के मामले में। रेपो रेट पहले 4% का था, अभी ये बढ़ते हुए 6.5% का हो चुका है। ये RBI कंट्रोल करेगा, ये ज़रूर नीचे आएगा, बट दैट्स ओके। इन्फ्लेशन जो हमारा 6-7% है, वैसे सेगमेंटेशन वाला जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। एजुकेशन जो है वो ज़्यादा महंगा हो जाता है, हेल्थ ज़्यादा महंगा हो जाता है, बट ये जो जिस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है उसमें तो 6-7% ही मेंटेन्ड है। जब भी कोई DRHP बनाया जाता है तो उस सेक्टर के स्पेस को, उस कंट्री के स्पेस को पूरा का पूरा यहाँ पे फोकस किया जाता है। तो वो यही यहाँ पे पूरा बताया हुआ है कि हमारे लिए की ग्रोथ ड्राइवर क्या क्या हो सकते हैं, क्यों हाउसिंग का डिमांड बढ़ेगा। एक तो सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर जो होता है वो होता है पॉपुलेशन, कि अगर आपकी पॉपुलेशन ही बढ़ती चली जा रही है तो जाहिर सी बात है हाउसिंग की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएगी। अब इसको एग्जाम्पल से भी देखो, पुराना डेटा 1991 में कितने मिलियंस, 2001 में कितने, 2011 में कितने, 2021 में कितने। बिल्कुल इसी एस्टिमेट को अगर आप आगे बढ़ाओगे तो ये नंबर 385 तक आता है। यानी कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे हाउसिंग डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ना लगभग तय है। और ये पहले का भी डेटा ऐसा है नहीं है कि ये कोई एस्टिमेशन डेटा है, पिछला डेटा नहीं है, पिछला भी डेटा यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। और जैसे जैसे आगे इकोनॉमी बढ़ती है अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ते जाता है, और ये अर्बन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से अब देखो 1960s में 17% लोग शहरों वगैरह में रहते थे, आज 37% लोग हैं। तो ये अर्बन पॉपुलेशन तो अपवर्ड ट्रेंड में, और ये जितना बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पे हाउसिंग की डिमांड लगने वाली है। दूसरा है, अगर मान लो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है पैसा भी हाथ में होना चाहिए। तो उस एंगल से भी अगर आप देखोगे तो जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, ये भी कंटिन्यूसली ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में। जाहिर सी बात है जब इकोनॉमी बढ़ती है और अच्छे से बढ़ती है तो पर कैपिटा इनकम भी लोगों की बढ़ती है, और इसी वजह से वो इस तरह की चीज़ों को यूज़ कर पाते हैं या फिनांस कर पाते हैं। सो इस पूरे डॉक्यूमेंट में बहुत अच्छा डेटा है, वरना ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप इस डेटा को आराम से पढ़ भी सकते हो। कुल मिला जुला के इस पूरे डॉक्यूमेंट में बहुत अच्छे से बताया कि कैसे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, और उस ग्रोथ स्टोरी का जो एक रिजल्टेंट होगा कि लोगों की इनकम बढ़ेगी एंड अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी। और अगर उसमें ये काफ़ी फास्ट ग्रोइंग प्लेयर हैं तो इनको इसका लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। सो दिस इज़ व्हाट दिस डॉक्यूमेंट इज़ प्रोजेक्टिंग। सो अब आपको कंपनी के बारे में एक आइडिया हो गया, कंपनी क्या कर रही है, आपको एक छोटा सा आइडिया हो गया इकोनॉमी के बारे में। नाउ लेट्स गो टू द IPO डिटेल्स। सो IPO का क्लोज डेट है 11
सितंबर। एंड अगर अलॉटमेंट हो गया तो फिर 12 तारीख को आपको मालूम पड़ जाएगा, वरना 13 से रिफंड इनिशिएशन चालू हो जाएगा। एंड जो लिस्टिंग है वो 16 तारीख को हो जाएगी। 66 to 70 रुपीज़ के पर शेयर पे आ रहा है, यानी कट ऑफ प्राइस पे आपको अप्लाई करना है, वैसे 70 पे आपको अप्लाई करना है, 66 पे मत फोकस करिए। एंड ज़रा थोड़ा सा एक लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हमने डेटा देख ही लिया कि कैसे इस कंपनी का रेवेन्यू 2022, 23, 24 में, इसको तो इग्नोर करते हैं, 24 में लगातार ये आगे बढ़ते जा रहा है। इनका प्रॉफिट भी 700 करोड़ से 1200 से फिर 1700 करोड़ हो गया, विच इज़ वेरी गुड। प्रॉफिट तो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। डेट टू इक्विटी 5.7 होने वाला है। रिटर्न ऑन टोटल नेटवर्थ 3.6% के आसपास है। बुक वैल्यू वाइज तो 3.7 है, विच इज़ हायर है आई थिंक बाकी जो हाउसिंग प्लेयर लिस्टेड है। बट आई वुड से वही इनकी हाई ग्रोथ है, तो उस हिसाब से दे आर डिमांडिंग। पी वाइज अगर कोई देखेगा तो 30-32 के पी पे आ रहा है, विच इज़ फेयरली प्राइस्ड, है ना, या थोड़ा सा अपर हैंड ही मान सकते हो। देखो जो कंपनी ग्रो करती है ना, थोड़ा सा वो डिमांड करती ही करती है। सो ये था पूरा आईपीओ के बारे में। अप्लाई करने वाला हूँ मैं या नहीं? यस, मैंने अप्लाई कर दिया है, और आपको भी अप्लाई करना चाहिए। अगर मिल भी जाए ये आईपीओ तो इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, धीरे धीरे कंपनी ग्रो करेगी। बीच के फ्लक्चुएशन से डर के अगर आप बाहर हो जाएंगे तो फिर बड़ा पैसा नहीं बनेगा। अच्छी कंपनियाँ, अच्छे ग्रुप की कंपनी है, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। नाउ द ग्रे मार्केट प्रीमियम आई थिंक वो 60-70% के आसपास चल रहा है। एक बार आप गूगल भी करेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई भी देगा। 60-70% का मतलब हो गया, अगर आप एक लॉट अप्लाई करते हैं 15,000 रुपये का, और अगर आपको ये लगता है तो 7-8 हज़ार रुपये तो आपको गेन पे ही बन जाएगा। बट उसमें भी वही है कि अगर आप सेल नहीं करोगे, आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे, तो फिर ऐसा वो गेन सिर्फ ऑन पेपर रहेगा। जब आप फ्यूचर में कभी सेल करोगे तो आपको वो मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन ही चाहते हो कि मुझे सिर्फ लिस्टिंग गेन चाहिए, दैट्स इट, तो फिर आप तुरंत सेल करके वो 6-7 थाउजेंड जो भी बनेगा वो आप बुक भी कर सकते हो। सो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको इससे थोड़ा बहुत हेल्प हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय।